हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले वीडियो के अंदर क्लास 12th का टॉपिक किया था दैट इज़ बायोट-सेवरेट लॉ और उसके एप्लीकेशंस के बारे में हम बात कर रहे थे। बायोट-सेवरेट लॉ क्या होता है ये मैं आपको करवा चुकी हूँ ऑलरेडी। ठीक है, बायोट-सेवरेट लॉ अगर मैं आपको रिमाइंड करवाऊँ, ठीक है, तो बायोट-सेवरेट लॉ के अंदर हमने क्या किया था कि कोई भी आपके पास करंट कैरिंग कंडक्टर है दैट इज़ उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है कैपिटल आई। यहाँ पे अगर आपके पास कोई भी पॉइंट है पी, अभी मैं आपको समझा रही हूँ बायोट-सेवरेट लॉ का क्या फॉर्मूला था क्योंकि मैंने इस वीडियो में वो यूज़ करना है। बायोट-सेवरेट लॉ हम टॉपिक कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर। खैर इनफाइनाइट वायर के लिए हम अपने पिछले लेक्चर में कर चुके थे और उससे पिछला वीडियो मैंने आपको दिया था बायोट-सेवरेट लॉ का क्लास 12th का टॉपिक। सबसे पहले मैं बायोट-सेवरेट लॉ एक बार आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि क्या हमने किया हुआ है ऑलरेडी। कि अगर आपके पास कोई भी वायर है जिसमें से करंट कैपिटल आई फ्लो कर रहा है, ठीक है, किसी भी पॉइंट पी के ऊपर अगर आपको फाइंड आउट करना है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, यानी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है किसी भी पॉइंट पी पे, तो आपने क्या करना होता है, वायर के ऊपर एक एलिमेंट चूज करना होता है। सबसे पहला काम कि वायर के अंदर से करंट कितना फ्लो कर रहा है कैपिटल आई। पी पॉइंट पे मैं फाइंड आउट करना चाहती हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यानी बी का वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड क्या होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पे, किसके कारण, इस वायर के कारण जिसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है। हम लोग ये सीख चुके हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म का हम यूनिट नंबर 3 चल रहे हैं। हमने ये चीज़ समझ ली है अब तक कि अगर आपके पास करंट फ्लो कर रहा है किसी भी वायर के अंदर से, तो इसका मतलब उस करंट ने अपने आसपास क्या जनरेट करना है, मैग्नेटिक फील्ड रीजन, अपने आसपास उसने मैग्नेटिक फील्ड बनाना है। वायर के जितना ज़्यादा क्लोज होंगे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू उतना ज़्यादा बड़ा होगा और वायर से जितना ज़्यादा आप दूर होंगे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जो है वो उतना ही वीक होगा, है ना। तो यहाँ पे भी यही चीज़ है कि अब बायोट-सेवरेट लॉ क्या है कि अगर आपके पास कोई भी वायर है विच इज़ कैरिंग करंट कैपिटल आई और वायर के ऊपर हमने एक एलिमेंट चूज कर लिया, एलिमेंट है ए बी, इस एलिमेंट की लेंथ हमने सपोज कर ली डी एल। अब अगर मुझे पी पॉइंट के ऊपर फाइंड आउट करना है कि मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना होगा, तो आपने क्या करना है, इस एलिमेंट के, इस डी एल लेंथ के एलिमेंट के सेंटर पॉइंट सी से पी पॉइंट को जोड़ दिया हमने। जो ये डिस्टेंस बना है सी पी क्या है, एलिमेंट से पॉइंट का डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को हमने बोला आर। जो ये आर है और डीएल है इन दोनों के बीच में कुछ एंगल बनेगा क्योंकि आर इज योर पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द करंट कैरिंग एलिमेंट ऑफ लेंथ डीएल जिसका नाम है ए बी। तो डीएल इट इज ऑल्सो अ वेक्टर। डीएल की डायरेक्शन होती है जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। तो इस डीएल वेक्टर जो इस डायरेक्शन में है और इस आर वेक्टर के बीच में जो ये एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम फाई भी कह सकते हैं या फिर हम इसको थीटा भी कह सकते हैं। मैंने आपको जब बायोट-सेवरेट लॉ करवाया था तो मैंने इस एंगल को थीटा बताया था, लेकिन अब मुझे जो आर्टिकल करना है उसमें थीटा मुझे कोई और एंगल को चूज करना है, इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ फाई से। कोई भी एंगल मान सकते हैं आप, हमने तो वेरिएबल ही देना है तो वो एंगल ही ना, तो हम यहाँ पे एक बार फाई से लिखते हैं फॉर्मूला। तो ये जो एंगल है लेंथ एलिमेंट डीएल के बीच में और पोजीशन वेक्टर आर के बीच में जो एंगल है दैट इज द एंगल फाई। ठीक है, तो हमें फाई पता लग गया, आर पता लग गया। अब बायोट-सेवरेट ने ये बोला था कि जो आपके पास अगर आपको पॉइंट पता है, जिस भी पॉइंट पे आपने फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, तो उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। एक्चुअल में तो उसने ये बोला था कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, अगर मैं एग्जैक्ट लिखूं तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है बी एट द पॉइंट पी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट कैपिटल आई। दिस मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द करंट कैरिंग एलिमेंट डीएल and this B is inversely proportional to the square of the distance between the current carrying element and the point। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R है तो inversely proportional to R square। and this B magnetic field strength, B की जगह DB लिखेंगे। DB इसलिए क्योंकि हम एक एलिमेंट के लिए काम कर रहे हैं, तो एलिमेंट के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी वो छोटी होगी, तो हमने यूज करना है सिंबल DB। and this DB is also directly proportional to साइन ऑफ द एंगल बिटवीन DL एंड द पोजीशन वेक्टर R। अगर मैं इन सभी फैक्टर्स को कंबाइन करूं तो कंबाइन करने पे फॉर्मूला बनेगा DB इज प्रोपोर्शनल टू I DL साइन थीटा डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएं तो लिखेंगे DB इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू I DL साइन थीटा डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये आपका बायोट-सेवरेट लॉ था। मैंने अगेन साइन थीटा लिख दिया लेकिन एंगल में फाई यूज कर रही हूँ तो यहाँ पे मैंने निशान किसका बना दिया, फाई का।
तो ये वाला फॉर्मूला यूज किया हमने, बायोट-सेवरेट लॉ ने ये फॉर्मूला दिया था। इसका वेक्टर फॉर्म भी मैंने आपको करवाया हुआ है, वेक्टर फॉर्म में कैसे निकालते हैं वो मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगी। तो सिंपली ये बायोट-सेवरेट लॉ था। बायोट-सेवरेट लॉ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसका फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में भी हम निकाल चुके हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमने इसके बाद किया था कि अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी हो ड्यू टू अ लॉन्ग वायर, ठीक है, किसी लॉन्ग वायर के लिए इनफाइनाइट लेंथ की लॉन्ग वायर है, जैसे ये मैंने डायग्राम बनाई है, ठीक है। अब ये तो बायोट-सेवरेट लॉ मैंने आपको रिपीट कर दिया, जिसको मैंने यूज किया था अगला एप्लीकेशन समझाने के लिए। अभी मैंने जो हेडिंग डाली है इस पे तो मैं आई ही नहीं हूँ, पुराना ही एप्लीकेशन एक बार थोड़ा सा आपको ओवरव्यू करा रही हूँ, क्योंकि जो अब हम करने वाले हैं फाइनाइट वायर, ये फाइनाइट वायर बेसिकली जो है वो क्या है, इनफाइनाइट वायर से ही निकलना। इनफाइनाइट वायर के रिजल्ट से ही हम फाइनाइट वायर के ऊपर मूव करेंगे। अब सबसे पहले इनफाइनाइट वायर वाला याद करें। इनफाइनाइट वायर की डायग्राम ये है, दिस इज द डायग्राम फॉर अ इनफाइनाइट वायर। इनफाइनाइट वायर है आपके पास ए बी, इसको अगर मैं ओवरव्यू कराऊं और फॉर्मूला बताऊं कि आपके पास कोई भी करंट कैरिंग वायर है ए बी, जिसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है कैपिटल आई इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ये वायर का कोई पॉइंट हमने सपोज कर लिया ओ, वायर के इन बिटवीन कोई पॉइंट ले रहे हैं, और इस पी पॉइंट पे हम क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं कि कितना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है इस पॉइंट पी पे, ये हमारा टारगेट है फाइंड आउट करना। ये आर्टिकल हम कर चुके हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर विच वाज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ द बायोट-सेवरेट लॉ। इससे पिछले ही वीडियो में हमने यही डायग्राम किया और यही एप्लीकेशन सॉल्व किया। कैसे किया था, इस वायर के ऊपर हमने कोई एक एलिमेंट सपोज किया था, एलिमेंट जिसका लेंथ है dl, जिस डायरेक्शन में करंट होता है उसी डायरेक्शन में लेंथ एलिमेंट मूव करता है, तो dl की डायरेक्शन भी अपवर्ड हुई। इस एलिमेंट का डिस्टेंस सेंटर से जो हमने लिया था वो l था, एलिमेंट का डिस्टेंस पॉइंट से उसको r बोलते हैं, और सेंटर से इस पी पॉइंट के डिस्टेंस को हमने एक्सपोज किया। फिर इसी पी पॉइंट को हमने ज्वाइन किया था वायर के एक कॉर्नर से, और एंगल जो बना उसको मार्क किया नीचे वाले को θ1, और पी पॉइंट को ज्वाइन किया पॉइंट ए से, यानी अनदर एंड ऑफ द वायर। तो जो एंगल बना था वो आपके पास क्या था, θ2। अभी तो ये वायर जो चल रही है वो फाइनाइट ही है, ठीक है। अभी तो ये वायर फाइनाइट है, क्योंकि फाइनाइट इसलिए क्योंकि मैंने ए को जब पी से जोड़ा मेरे पास कुछ एंगल बना θ2, और बी को मैंने पी से जोड़ा तो मेरे पास एंगल बना θ1। जो हमने फॉर्मूला निकाला था इस आर्टिकल का अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर, वो फॉर्मूला था आपके पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ B दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू आई डिवाइडेड बाय एक्स। याद करो आई डिवाइडेड बाय एक्स, एक्स क्या होता है, ये वाला डिस्टेंस, पॉइंट का डिस्टेंस वायर के सेंटर से, और साथ में मैंने लिखवाया था आपको साइन ऑफ θ1 प्लस साइन ऑफ θ2। ये वाले फॉर्मूला की डेरिवेशन हम अपने पिछले ही लेक्चर के अंदर कर चुके हैं, ठीक है। तो पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको ये डेरिवेशन करवाई है, दिस वाज फॉर अ सिंपल फाइनाइट वायर, ठीक है। किसी भी वायर के लिए जहाँ पे एंगल्स डिफरेंट बन रहे हो तो हमारे पास ये फॉर्मूला है। अब इसी को अगर मैं वायर को इनफाइनाइट कर दूँ, अगर मेरी वायर इनफाइनाइट है, फिर मैंने आपको बताया था फॉर इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट वायर के लिए क्या होगा, θ1 की वैल्यू और θ2 की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी। क्योंकि अगर वायर की लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी होगी तो जब आप वायर के एक कॉर्नर को पी पॉइंट से जोड़ेंगे तो आपका एंगल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और वो अप्रोच करना स्टार्ट कर देगा 90। ऑल्दो मैंने आपको ये भी बताया था ये 90 एग्जैक्टली नहीं होता, बट 90 को अप्रोच कर सकता है। जैसे कि अगर ये वायर है और पॉइंट मैं यहाँ पे रख दूँ, और अगर मैं इस कॉर्नर को इस पी पॉइंट से ज्वाइन करूँ, अब ये एंगल देखो, दिस विल बी सम 89 पॉइंट समथिंग, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और इसी पी पॉइंट को वायर के दूसरे कॉर्नर से ज्वाइन करूँ तो ये वाला एंगल लग रहा है ना 89 पॉइंट समथिंग या 89 के आसपास है, तो इट इज एक्चुअली अप्रोचिंग टू 90 डिग्री। तो हमने लेट कर लेना होता है कि अगर इनफाइनाइट वायर है देन θ1 की वैल्यू और θ2 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 90 डिग्री के बराबर हो जाएगी। अगर हम वैल्यू 90 डिग्री सब्स्टिट्यूट करें तो आपके पास बी का आंसर क्या बनेगा, म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू आई डिवाइडेड बाय एक्स विथ साइन 90 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री। साइन 90 कितना होता है 1, तो बी का आंसर बन गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डिवाइडेड बाय एक्स साइन 90 विथ साइन 90, यानी 1 प्लस 1 यानी 2, यानी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2i डिवाइडेड बाई एक्स। तो आपके पास फॉर्मूला बी का बन गया फॉर इनफाइनाइट वायर, सिंपल सा फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 इंटू कैपिटल आई डिवाइडेड बाई एक्स। फिर मैंने आपको समझाया था इसका डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके डायरेक्शन के लिए हमने यूज करना है राइट हैंड थंब रूल। अगर डायरेक्शन निकालनी है तो आपके पास है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल कैसे, डायरेक्शन के लिए देखते हैं। अब राइट हैंड थंब रूल कैसे लगाओगे, आपके पास वायर है तो
थंब शुड ऑलवेज पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। अब आपके पास ये वायर है, ठीक है, दिस इज योर AB वायर, ठीक है। अब AB वायर है, करंट फ्लो कर रहा है इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। तो अब आपने अपने हाथ से अपने राइट हैंड को यूज करते हुए इस वायर को इस तरीके से पकड़ना है कि थंब पॉइंट करे इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो जिस डायरेक्शन में आपके फिंगर्स कर्ल करेंगे वही डायरेक्शन होगा आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का। अब P पॉइंट देखो इस तरफ है ना, यानी ऑन द राइट हैंड साइड, तो P पॉइंट मेरा यहाँ पे है, लेट्स से दिस इज द पॉइंट P और ये मेरे पास वायर है, दिस इज माय पॉइंट P। अब मैं थंब को रखूंगी इन द अपवर्ड डायरेक्शन, तो फिंगर मेरी ऐसे अंदर की तरफ कर्ल हो रही है, इसका मतलब P पॉइंट पे करंट जो है वो इनवर्ड जा रहा है। समझ में आ रही बात? तो P पॉइंट के ऊपर करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही हैं विच विल बी सर्कुलर कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो वो कंसेंट्रिक सर्कल P पॉइंट के क्या है अंदर, और अंदर वाले अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर हो तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, विद क्रॉस। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है P पॉइंट के ऊपर क्या होगा, वो क्रॉस होगा। अब एक बात और मैंने समझानी है कि अगर हम डायग्राम बनाएं, अब ये हमें एक्सप्रेशन तो मिल गया इस आर्टिकल के अंदर, ये हमारा प्रीवियस आर्टिकल ही है, इस आर्टिकल के अंदर हमें एक्सप्रेशन मिल गया कि अगर वायर इनफाइनाइट साइज की है तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट एनी पॉइंट P, जो P पॉइंट है वो वायर से x डिस्टेंस के ऊपर है, वायर के ऑलमोस्ट सेंटर से x डिस्टेंस पे है, तो फॉर्मूला है μ0/4π×2I/x, ठीक है। अब अगर देखें ये आपके पास वायर है, इस वायर से x, वायर का ये सेंटर है, दिस सेंट्रल पॉइंट जिसको मैंने O सपोज किया है, वायर का सेंट्रल पॉइंट O, इस वायर के सेंटर से x डिस्टेंस पे एक पॉइंट थोड़ी हो सकता है P, बहुत सारे पॉइंट्स होंगे पूरे स्पेस में, यानी इस वायर से x डिस्टेंस, अब मान लो x डिस्टेंस स्केच की लेंथ है, तो यानी इस वायर के सेंटर से x डिस्टेंस पे पॉइंट P यहाँ पे भी आ सकता है, वायर के सेंटर से x डिस्टेंस पे पॉइंट P यहाँ पे भी आ सकता है, सेंटर से x डिस्टेंस पे यहाँ पे भी पॉइंट आ सकता है। अगर मैं इसको और घुमाऊँ तो यहाँ पे भी पॉइंट आ सकता है, इस तरीके से यहाँ पे भी पॉइंट आ सकता है, P यहाँ पे भी आ सकता है, यानी ये P पॉइंट ये पूरे सर्कल के ऊपर कहीं पे भी हो सकता है जो वायर से सेम डिस्टेंस पे है, यानी एक तरीके का रिंग। यानी अगर मैं इस वायर के आसपास ये रिंग डाल दूँ और मैं बोलूँ ये रिंग का, इस रिंग का जो रेडियस है वो कितना है, स्मॉल x ही है, इस रिंग का रेडियस स्मॉल x है, तो इस स्मॉल x के ऊपर कहीं पे भी पॉइंट P हो सकता है, वो सेम ही डिस्टेंस पे होगा। तो अगर इस पॉइंट P के लिए अगर आप काम करेंगे विच इज एट द डिस्टेंस स्मॉल x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द वायर, तो हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, सेम ही होगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होगा μ0/4π×2×I/x, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, सेम। μ0/4π कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, करंट वायर में सेम ही है, और इस वायर से x डिस्टेंस पे आप पॉइंट पूरी स्पेस में कहीं पे भी सपोज कर सकते हो। इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि इस वायर के आसपास अगर मैं हर एक पॉइंट के ऊपर काम करूं, जैसे ये आपके पास एक स्ट्रेट वायर है, ठीक है ना, इस स्ट्रेट वायर से करंट फ्लो कर रहा है कैपिटल I, ठीक है। अब इस पॉइंट से मैंने x डिस्टेंस अवे यहाँ पे पॉइंट सपोज कर लिया P, तो वो P यहाँ पे भी हो सकता है। अगर इस तरफ लेके जाऊंगी तो वो P पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है, P की जगह उसको P' बोल दो। उसी तरीके से वायर के इस हिस्से अगर मैं यहाँ पे एलिमेंट सपोज करूँ तो यहाँ पे भी कोई पॉइंट हो सकता है, यहाँ पे भी, जिसके लिए B का वैल्यू क्या रहने वाला है, μ0/4π×2I/x, यानी x डिस्टेंस अवे, किसी भी छोटे से एलिमेंट से x डिस्टेंस अवे आप पॉइंट सपोज करोगे तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जो है वो यही रहने वाला है, μ0/4π×2I/x। इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि इस वायर के आसपास अगर मैं एक सिलेंडर बनाऊँ सच दैट इस सिलेंडर का रेडियस मेरा स्मॉल x है, इन सच अ वे दैट इस सिलेंडर का जो रेडियस है वो कितना है, स्मॉल x। ये मैंने एक सिलेंडर क्रिएट किया और इस सिलेंडर के रेडियस की वैल्यू कितनी है आपकी, स्मॉल x, पॉइंट P और यहाँ पे P', यहाँ सेम P भी मान लो, ये सिलेंडर का रेडियस स्मॉल x है। तो इस सिलेंडर के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा वो इस वायर से x डिस्टेंस पे ही होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑन फ्रॉम द वायर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये, समझ में आ रही है बात। एलिमेंट तो मैंने नीचे लिया था, अगर ऐसा डिस्टेंस लेंगे तो ये r है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट P का फ्रॉम द वायर, वो वायर का जरूरी नहीं हो पॉइंट सेंटर ही हो, बस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस x है, अब यहाँ पे कोई भी पॉइंट इस सिलेंडर के ऊपर लोगे, अगर उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप इस वायर से देखोगे तो ये आपकी वायर है ना जिसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है, इस वायर से हर एक पॉइंट P परपेंडिकुलरली x डिस्टेंस पे ही बैठा है। इसका मतलब इस पूरे के पूरे सिलेंडर के ऊपर आप कोई भी पॉइंट उठा लो
तो इस पूरे के पूरे सिलेंडर के ऊपर जो है इस कर्व्ड सरफेस पे, यानी सिलेंडर के इस कर्व्ड बाउंड्री के ऊपर हर एक पॉइंट P जो होगा वो वायर से परपेंडिकुलरली x डिस्टेंस पे ही बैठा है, यानी हर एक पॉइंट के ऊपर यही वैल्यू होनी है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की, B μ0/4π × 2I / x। तो यानी हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी लॉन्ग इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा, सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक। यानी मैग्नेटिक फील्ड, तो लाइन लिख सकते हैं हम, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग इनफाइनाइट वायर या मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग वायर इज सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक। द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर इज सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक। मैंने आपको यही समझाना था कि किसी भी लॉन्ग इनफाइनाइट वायर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन होता है जिसका वैल्यू जो है दैट इज μ0/4π × 2 × I / x, जो हमने ये एक्सप्रेशन निकाला है, ये एक्सप्रेशन इस पूरे के पूरे सिलेंडर के ऊपर ही वैलिड है, सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस के ऊपर। समझ रहे हो मेरी बात? जैसे मेरे पास ये कंडक्टर है, दिस इज अ करंट कैरिंग वायर, ये पेन, इसके आसपास अगर मैं एक सर्कल यहाँ बनाऊँ, एक सर्कल यहाँ बनाऊँ, एक सर्कल यहाँ, इस तरीके से बहुत सारे ऐसे सर्कल्स को अगर मैं जोड़ूँ, तो ऐसा सर्कल्स को अगर मैं जोड़ूंगी तो शेप जो बनेगी वो क्या होगी, सिलेंड्रिकल ही होगी डेफिनेटली। ठीक है, जैसे अगर आप एक पेन यूज करते हैं तो पेन के अंदर का जो रिफल है, उस रिफल को आप सपोज कर लो वो वायर है, और पेन का जो कर्व्ड सरफेस है, यानी वो प्लास्टिक के पेन का जो कर्व्ड सरफेस है, वो कर्व्ड सरफेस उस रिफल के हर एक पॉइंट से परपेंडिकुलरली सेम डिस्टेंस पे है, तो यानी उस रिफल का शेप सिलेंड्रिकल, रिफल के अराउंड जो पेन का शेप होगा वो सिलेंड्रिकल ही होगा ना। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड हर जगह पे क्या रहेगा, फिर सेम रहेगा इस सिलेंडर के ऊपर। तो यानी आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक होगा। एक हमने ये पॉइंट की बात करनी थी। दूसरा आपको ये समझाना है कि ग्राफ कैसा होगा बी के बीच में और एक्स के बीच में। क्लियरली हमें पता लग रहा है कि अगर हम b और x का देखें तो μ0/4π कांस्टेंट है, 2 और i भी कांस्टेंट, क्योंकि करंट जो आपने फिक्स कर दिया वो तो सेम ही है, x वेरी कर सकता है। तो यहाँ पे क्लियरली देखें तो b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, यानी ग्राफ कैसा चल रहा है, इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी का ग्राफ है। तो यानी अगर मैग्नेटिक फील्ड b इस तरफ मैं रखूँ और x डिस्टेंस को मैं इस तरफ रखूँ तो आपकी ग्राफ की शेप आएगी दिस। तो ये आपके ग्राफ की शेप है b और x के लिए। तो आपको ये ग्राफ भी याद रखना है। इसका मतलब जैसे जैसे आप डिस्टेंस x को बढ़ाओगे, यानी पॉइंट को जैसे जैसे आप वायर से दूर करते जाओगे, मैग्नेटिक फील्ड b यानी स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट p वो क्या करेगी, गोज ऑन डिक्रीजिंग। और डिक्रीज कैसे करेगा, इनवर्सली, इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी के साथ डिक्रीज करेगा। तो ये हमारा टॉपिक था इनफाइनाइट वायर का, फाइनाइट वायर भी जिसमें हमने किया था। अब हमने एक और टॉपिक करना है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर। इसमें बस थोड़ा सा चेंज करना है। अब आपके पास नया हेडिंग है, हालांकि फाइनाइट के लिए हम एक्सप्रेशन निकाल चुके हैं ऑलरेडी। जो ये साइन वाला एक्सप्रेशन था वो फाइनाइट वायर का ही एक्सप्रेशन है। अब मैं दोबारा बताती हूँ, इनफाइनाइट उसी से निकला। तो फाइनाइट वायर के लिए हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर। अब ये हेडिंग है हमारा, फाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन हम क्या निकाल चुके हैं। तो B इज इक्वल टू μ0/4π × I/x विद साइन ऑफ θ1 प्लस साइन ऑफ θ2। तो फाइनाइट के लिए बेसिक एक्सप्रेशन तो यही है, विच वी हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड इन द प्रीवियस लेक्चर। और अभी भी मैंने आपको एक बार समझा दिया है इसको कि कैसे मतलब क्या मतलब है इसका। फिर अगर फाइनाइट से इनफाइनाइट पे जाना होता है तो क्या करना पड़ता है, θ1 और θ2 को जस्ट 90 करो, sin 90 प्लस sin 90, 1 + 1 becomes 2, तो μ0/4π × 2I/x फॉर्मूला बन जाएगा, है ना, अगर आप इनफाइनाइट वायर पे जाएंगे। अब हमने क्या करना है कि आपके पास कोई भी एक वायर दी हुई है। अब इस क्वेश्चन के अंदर एक फाइनाइट वायर है जिसकी लेंथ गिवन है। एक आपके पास वायर है, अगेन दिस वायर इज AB, इस वायर की लेंथ आपको दी हुई है, द लेंथ इज गिवन टू बी कैपिटल L। ये वायर का सेंटर वाला पॉइंट है, बिल्कुल सेंटर का पॉइंट है, इट इज मिड पॉइंट ऑफ द वायर। इस मिड पॉइंट ऑफ द वायर से कुछ डिस्टेंस अवे यहाँ पे मेरे पास पॉइंट है, दैट इज योर कैपिटल P पॉइंट। और ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस मैंने क्या सपोज किया है x। फिर वायर के एक कॉर्नर को जब मैंने P पॉइंट से जोड़ा और दूसरे कॉर्नर को मैंने P पॉइंट से जोड़ा, अब देखो ये दोनों ही जो ट्राइंगल्स होंगे, ऑब्वियस सी बात है ये दोनों ट्राइंगल्स कौन से, AOP और BOP, बोथ आर द कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। कैसे,
क्योंकि ये एंगल भी 90, ये एंगल भी 90, क्योंकि पॉइंट जो है वो वायर से कितना दूर है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ना कि पी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो आप वायर के ऊपर, तो जो ये डिस्टेंस आता है उसे एक्स लेते हैं। तो हमने फॉर्मूला में एक्स यूज करना होता है। ये एक्स बेसिकली क्या है, पॉइंट से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें ऑन द वायर तो वो परपेंडिकुलर का जो लेंथ होगा वो आपके पास क्या होगा, दिस एक्स। ठीक है, अगर ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये O पॉइंट इज द मिड पॉइंट, इसका मतलब ये वाली साइड कितनी बन गई, L/2, इतनी लेंथ, टोटल वायर की लेंथ L है, और ऊपर भी क्या बन गया, OB भी कितना बन गया, L/2। तो OB और OA दोनों ही क्या हैं, L/2, ये वाली साइड दोनों में कॉमन, और ये वाला एंगल दोनों में 90, इसका मतलब बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा, तो इस एंगल को भी थीटा ले लिया और नीचे वाले एंगल को भी हमने क्या ले लिया, थीटा। अब अगर ये दोनों एंगल्स थीटा मिल गए, ये x है, ये L/2 है, तो इसका मतलब अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो यूजिंग दी पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं इन द ट्रायंगल OAP या AOP लिखें, बेटर टू राइट 90 को बीच में, AOP ट्रायंगल पे पाइथागोरस लगाएं तो AP का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज, AP का स्क्वायर विल बी इक्वल टू AO का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। AO कितना है, L/2, तो L/2 का स्क्वायर और OP कितना है, x का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा L²/4 प्लस x²। ये AP अगर निकालना हो तो इसी फैक्टर का क्या लेना पड़ेगा, अंडर रूट। तो यहाँ से हमने AP भी फाइंड आउट कर लिया। अब जो लेंथ AP की है, जो कितने निकाली हमने, अंडर रूट ऑफ L²/4 प्लस x², वही लेंथ किसकी होगी, BP की, विच इज ऑल्सो अंडर रूट ऑफ L²/4 प्लस x²। तो ये दोनों लेंथ्स हमने सॉल्व कर ली हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास क्लियरली जो θ1 की वैल्यू है, θ1 इज इक्वल टू θ2 विच इज इक्वल टू θ, सेम है। तो साइन थीटा अगर निकालना है तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। किसी भी ट्रायंगल में चले जाओ, इसी में चले जाओ AOP में, तो यानी इन ट्रायंगल AOP, इसी में अगर मैं साइन थीटा निकालूं तो इस AOP में थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर की जगह AO आने वाला है, तो परपेंडिकुलर क्या बन गया, AO, हाइपोटेन्यूज की जगह AP। समझ में आई बात, हमने क्या किया, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपके पास जो P पॉइंट है वो बिल्कुल वायर के सेंटर्स के सामने है, यानी ये क्वेश्चन में हमने ये चीज अज्यूम की है। चाहे तो आप ये क्वेश्चन में एक लाइन लिख लो, ठीक है, लाइन क्या लिखनी है कि कंसीडर अ कंडक्टर ऑफ द लेंथ कैपिटल L, कंसीडर कंडक्टर ऑफ द लेंथ कैपिटल L विच इज कैरिंग अ करंट कैपिटल I। इस कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है इन द अपवर्ड डायरेक्शन विच इज कैपिटल I। P इज अ पॉइंट, एक P पॉइंट है, P इज अ पॉइंट विच इज एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द राइट बाइसेक्टर ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, ये जो P पॉइंट है, दिस इज अ P पॉइंट विच इज एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द बाइसेक्टर ऑफ द वायर। वायर के बाइसेक्टर के ऊपर ये पॉइंट लिया है, तभी तो ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल, ये कॉमन, ये दो एंगल 90 और कॉन्ग्रुएंट होने के कारण ही ये θ1 θ2 नहीं काउंट होंगे, बल्कि दोनों ही θ1 θ2 हेयर θ1 इज इक्वल टू θ2 इज इक्वल टू θ है। तो यानी अब हमने साइन थीटा यूज किया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, थीटा के सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो गया और ये चीज क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर की जगह पे क्या आया, AO, हाइपोटेन्यूज की जगह पे आया AP। अब AO की वैल्यू क्या निकाली है हमने, L/2, और AP की वैल्यू वी हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड हियर, दैट इज L²/4 प्लस x²। तो ये बनेगा साइन थीटा, कर लो, तो ये बनेगा साइन थीटा इज इक्वल टू L/2 अंडर रूट ऑफ L² प्लस 4 को ऊपर लेके जाओ, LCM लिया, 4x² डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो ये बनेगा L/2 अंडर रूट ऑफ L² प्लस 4x²। जब अंडर रूट से ये 4 बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, ये 2 और 2 कैंसिल हो गए, तो यानी यहाँ से आपको साइन थीटा की वैल्यू मिलेगी L/√of L² प्लस 4x का स्क्वायर। साइन थीटा मिल चुका है, ठीक है, बाकी फॉर्मूला हमारे पास है। अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें साइन थीटा की अब इक्वेशन के अंदर, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ, अब आगे देखें, अब यही साइन थीटा की वैल्यू को अब सब्स्टिट्यूट कर दो इन दिस इक्वेशन, तो d इज इक्वल टू μ0/4 पाई इंटू आई डिवाइडेड बाई एक्स। अब देखो साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 दोनों ही सेम है, तो साइन थीटा प्लस साइन थीटा बिकम्स 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू ये पड़ी, तो b का फॉर्मूला क्या बनेगा, μ0/4 पाई इंटू आई डिवाइडेड बाई एक्स,
और 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा की वैल्यू L डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ L² प्लस 4x²। तो ये आपके पास फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो B का फॉर्मूला हमने यहाँ से सॉल्व कर लिया कि अगर इस तरीके की आपको वायर दी होगी, फाइनाइट है, और पॉइंट P जो है वो वायर के बिल्कुल मिड से यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर लाई करने वाला पॉइंट है, तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होगा दिस वन। इसी को थोड़ा और लिखें, अब वीडियो को पॉज करके इतना राइट डाउन कर सकते हैं आप। अब इसी को थोड़ा सा और मैं करूँ सेट, तो आपके पास इसी को थोड़ा सा रीअरेंज करें तो B का फॉर्मूला बनेगा μ0/4 पाई इंटू 2IL डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ L² प्लस 4x², ठीक है। तो ये बन गया आपके पास फॉर्मूला। तो यहाँ पे जो है हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ है। अब हमने टॉपिक क्या किया है, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला निकालना फाइनाइट वायर के लिए, इनफाइनाइट वायर के लिए, फिर तीसरा फिर हमने फाइनाइट वायर किया। फाइनाइट और इनफाइनाइट तो एक इकट्ठे आर्टिकल थे, जो पिछला आर्टिकल मैंने आपको कराया था पहली एप्लीकेशन। उसके बाद मैंने आपको ये फाइनाइट वायर अगेन करवाया है, बट इन सच अ वे दैट की पॉइंट आपको दिया है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, सच दैट ये θ1 θ2 ना होके दोनों ही एंगल्स क्या हैं, इक्वल हैं साइज में, दैट इज दोनों ही थीटा हैं। तो हमने क्या करना है, अब यही जो है बायोट-सेवरेट लॉ का ही जो टॉपिक है वो विदाउट यूजिंग दिस लॉ भी आता है सॉल्व करना। खैर वो मैं आपको करवाऊंगी किसी और वीडियो के अंदर, आगे जाके हम करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि मैग्नेटिक फील्ड हमने निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू यानी स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ही निकालना है नेक्स्ट एप्लीकेशन के लिए, लेकिन सर्कुलर लूप के लिए। तो सर्कुलर लूप वाला जो टॉपिक है वो हम अगले ही वीडियो के अंदर करेंगे, क्योंकि ऑल्दो वो भी एक लॉन्ग टॉपिक है, उसको 20-25 मिनट्स लग जाएंगे करते करते कवर। तो आई होप दैट आपको जो है ये वाला अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा लेक्चर। साथ साथ प्लीज़ अपने नोट्स को कंप्लीट करते जाएं, और जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे पॉजिटिव फीडबैक दें, ताकि मैं और ज़्यादा एफर्ट्स कर सकूं और अपने इन वीडियोस को जो है और ज़्यादा बेटर करके आपके सामने लेके आ सकूं। तो थैंक यू सो मच। अगला काम हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे।